लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ईडी को लेकर दिए गए दावे पर अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी उनके यहाँ रेड करने की तैयारी में है। और अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जाहिर है मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत गरमाते देर नहीं लगी। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पहला बयान आया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से। उन्होंने राहुल गांधी पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का आरोप लगाया। जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। दरअसल 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की थी और दावा किया था कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। और राहुल गांधी ने अपने उसी बयान का जिक्र करते हुए ईडी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने उनका बचाव किया। राहुल गांधी के इस दावे पर सियासत शुरू होते ही शिवसेना भी उनके समर्थन में उतर आई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर हमले की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ ने विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वो आजकल बेचैन हैं। इतना झूठ बोला है उन्होंने, इतनी अफवाह फैलाई है, इतना भ्रम पैदा किया है कि उनका मन बेचैन होना स्वाभाविक है। जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि सरकार की तानाशाही के आगे राहुल अब झुकने वाले नहीं हैं। और नौजवान विरोधी सरकार, देश विरोधी सरकार, एक तरह से मैं कह सकता हूँ देश के हर तबके की विरोधी सरकार इसे मैं कह सकता हूँ, वो अब तैयार हो जाए। राहुल गांधी न झुकने वाला है, न डरने वाला है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने लखनऊ में बाबू सिंह की करोड़ों की जमीन को जब्त किया। ईडी की टीम लखनऊ के कानपुर रोड पर स्थित बाबू सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की और नोटिस का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। ईडी ने करीब 40 बीघा जमीन जब्त की, जिसमें कुछ खेती के लिए है तो कुछ सर्वेंट क्वार्टर और फार्म हाउस हैं। ये दूसरी संपत्ति है, बकायदा इसको जो है पूरा कवर किया गया है, 4 दीवारी लगाकर इसको जो है खेती के लिए जो है यूज किया जा रहा था और बिल्कुल मेन हाईवे पर ये जमीन है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार ईडी की जाँच में अब इन तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली थी। दरअसल बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम घोटाले के आरोपी है। कभी मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ लंबे समय से केस चल रहा है। उनके खिलाफ कई मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने बाबू सिंह को समाजवादी संसदीय पार्टी का उपनेता बनाया। ईडी को बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्तियों की जाँच में इस जमीन की जानकारी मिली, जिसके बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त दिखाई दिए। लखनऊ के गोमती नगर में एक महिला से बदसलूकी के मामले का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि वो अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए गोमती नगर के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
सीएम योगी के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रही है? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रही हैं सामने वालों से, पर बता रही हैं पीछे वालों को। यूपी विधानसभा से पास हो चुका नजूल संपत्ति विधेयक विधान परिषद में विरोध के बाद अटक गया। जानकारी के मुताबिक जहां बीजेपी के कई नेताओं ने इसका विरोध किया, तो उनके सहयोगी भी इस विधेयक पर उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। जिनमें एनडीए में शामिल अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस पर नाराजगी जताई और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेजा गया है। ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस ले लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले अनुप्रिया पटेल टोल प्लाजा और शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी हैं, तो वहीं हाल ही में सीएम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की थी। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है और अपना दल कमेरावादी की नेता है। दावा किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इस बात को लेकर भी सीएम योगी से खफा हैं। नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल बीजेपी के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद का संदर्भ हटाने से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब भड़क गए हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया है कि लोगों को अतीत की गलतियों से क्यों नहीं सीखना चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर किताबों में बदलाव का आरोप लगाया। दरअसल एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद और 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ हटा दिए, जिस पर ओवैसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या वे गोडसे को स्वतंत्रता सेनानी बनाना चाहते हैं और ऐतिहासिक सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है? वैसे ओवैसी को बाबरी मस्जिद से कितना प्रेम है, उनके एक पुराने वीडियो से ही पता चलता है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ओवैसी ने आरोप लगाया कि उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों में मुसलमान औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता और लापरवाही की वजह से मुसलमान पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर कहा कि ओवैसी कह रहे थे कि मुसलमान बच्चियों के पढ़ने की संख्या घटी है, जबकि तथ्य ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। ओवैसी जी मुसलमान समाज को डराने का काम न करें। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के चलते विवादों में आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम छात्रों की भलाई के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि जो कमियां हैं उन्हें केंद्र को इसी साल सुधारना होगा। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीक सिर्फ पट्टा और हजारीबाग तक सीमित था। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। एनटीए की फंक्शनिंग के ऊपर जो शॉर्टकमिंग्स थी, उसको उन डिफिशिएंसीज को शॉर्टलिस्ट करके भारत सरकार और एनटीए को डायरेक्शन दी है कि उन शॉर्टकमिंग्स को जल्दी से जल्द पूरा करके, और कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो इसी साल पूरी हो जानी चाहिए। और नीट की दोबारा परीक्षा कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए को परीक्षा कराने के तौर तरीके बदलने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साल 2023 में मध्य प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड यूनिट बनाने के आदेश जारी किए थे, जिसके तहत 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी।
लेकिन 5 जिलों के 25 पुलिसकर्मियों ने ट्रेनिंग में जाने से इनकार कर दिया और जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती का हवाला देकर बैंड बजाने से इनकार कर दिया। आदेश का पालन न करने पर इन 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें रायसेन के 5, मंदसौर के 10, खंडवा के 4, हरदा और सीधी जिले के 3-3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद पुलिस बैंड की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा हाल ही में उज्जैन में महाकाल की सवारी पर पुलिस बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आशा किरण शेल्टर होम में हुई करीब 13 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं ने आशा किरण होम का दौरा किया और वहां हालात का जायजा लिया। और दौरे के बाद बीजेपी नेताओं ने वहां बच्चों के लिए किए गए इंतजामों पर नाराजगी जताई। 30 डोरमेटरी है और एक डोरमेटरी में 30 से 35 बच्चे किस पीड़ा में वो रह रहे हैं। मंदबुद्धि के बच्चे हैं, उनकी जो परवरिश करने के लिए वहाँ पर जो आंटी उनको कहते हैं, आया आंटी, वही उन बच्चों की माँ है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि शेल्टर होम में बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा और न ही इलाज मुहैया कराया जा रहा है। आशा किरण नाम की इस बिल्डिंग के अंदर जो सैकड़ों बच्चे उनकी देखभाल के नाम पे यहाँ रहते हैं, उनके साथ में प्रशासन ऐसा क्या कर रहा है जो एक के बाद एक वो मौतें हो रही हैं। बच्चों की मौत का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित दिल्ली पुलिस कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गाड़ियों के माल गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग ऐसी कि सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दी। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आग यहां खड़ी गाड़ियों को राख कर रही है। दरअसल जिस जगह पर आग लगी है वो उत्तर पूर्वी जिले का दिल्ली पुलिस कैंप है। कैंप परिसर में गाड़ियां और बाइक रखी हुई थी जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया था। लेकिन जब यहां आग लगी तो यहां एक के बाद एक गाड़ियां उस आग की चपेट में आने लगी और फिर आग इतनी भयंकर हो गई कि उसने ज्यादातर गाड़ियों और बाइक को जलाकर राख कर दिया। आनन फानन में दिल्ली पुलिस ने माल गोदाम में लगी भयानक आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड भी फौरन 7 गाड़ियों को लेकर मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों के पसीने छूट गए। काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कई गाड़ियां राख हो चुकी थी। और फिलहाल पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि किसी ने शरारत के तहत ये किया है या फिर किसी साजिश के तहत इस आग को लगाया गया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और शूटर के बीच हुई बातचीत की चैट सामने आई है। और इस चैट की जानकारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में दी है, जिसमें अनमोल बिश्नोई और शूटर विकी गुप्ता के बीच हुई बातचीत के कुछ हिस्सों का जिक्र किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। उसके मुताबिक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और शूटर विकी गुप्ता के बीच करीब 9 मिनट तक बातचीत हुई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी दाखिल चार्जशीट में कोर्ट को सौंपी है और कहा कि शूटर विकी गुप्ता और अनमोल बिश्नोई की बातचीत के दौरान बार बार किसी मामा का नाम आया। इस दौरान अनमोल बिश्नोई ने शूटर विकी गुप्ता से कहा कि मामा से बातचीत हो चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि चार्जशीट में जिस मामा का जिक्र किया गया आखिर वो कौन है? यह मामा शूटर का हैंडलर है या फिर शूटर लॉरेंस बिश्नोई को ही मामा बुला रहे हैं? फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामा नाम के शख्स की गुत्थी को भी सुलझाने में लगी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहर के पास एक के बाद एक 4 सुरंगें मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि ये सुरंग किसने खोदी और क्यों खोदी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही इन सुरंगों की जानकारी पास के गांव वालों को मिली वो खौफ में आ गए। ये सुरंगें बहराइच के मेला सरैया गांव के पास नहर के किनारे मिली। इन सुरंगों का तब पता चला जब कुछ लोग सुबह के वक्त उस इलाके में टहलने के लिए गए थे। नहर किनारे 4 सुरंगें देखकर लोग हैरान रह गए। सुरंग मिलने की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। सुरंगों को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। गांव के लोगों ने गहरे सुरंग खोदने के पीछे साजिश की आशंका जताई। हालांकि पुलिस की छानबीन में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सुरंगें आखिर क्यों खोदी गई थी।
लेकिन ये सुरंग नहर के इतने पास है कि इससे नहर टूटने का खतरा है और नहर टूटने पर पूरे गांव में पानी घुस जाता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कांकेर के विवेकानंद नगर गांव में 2 गायों को पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उन दोनों गायों के कच्चे दूध से बने प्रसाद को पूरे गांव ने खा लिया। लेकिन दोनों गायों की मौत के बाद अब पूरे इलाके में हड़कंप है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से आनन फानन में गांव में शिविर लगाया गया ताकि लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा सके। इंजेक्शन लगवाने के लिए वहां लोगों का तांता लग गया। गांव भर के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जो कच्चा दूध यूज हुआ, जो कि पागल कुत्ता गाय को काटा था, उसी गाय के दूध से प्रसाद बना था। तो फिर यहाँ थोड़ा दहशत का माहौल है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, तो आप वैक्सीन लगवाए बोलते। बताया गया कि अब तक 150 से ज्यादा लोगों को रेबीज की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रसाद खाने वाले तमाम लोगों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि बचे हुए लोगों को भी इंजेक्शन लगाया जा सके। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे और हंगामा करते हुए सड़क पर जमकर बवाल काटा। दरअसल वर्धमान में नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जैसे ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ, वैसे ही कार्रवाई के विरोध में जमकर बवाल होने लगा। हंगामे के बीच भी नगर निगम की टीम ने अपना बुलडोजर एक्शन जारी रखा, तो वहीं लोग भी भड़कते हुए बुलडोजर को रोकने में जुट गए। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भीड़ को बढ़ता देख नगर निगम की टीम ने प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा, लेकिन विरोध कर रहे लोग वहीं डटे रहे। कुछ प्रदर्शनकारी यहां बुलडोजर के आगे ही खड़े हो गए। प्रशासन की कार्रवाई होता देख मौके पर कुछ लोग और दुकानदार जुट गए। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान पुलिस टीम और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। विरोध प्रदर्शन देखते हुए मौके पर और पुलिस की टीम बुलाई गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन हंगामे के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार चलती रही। जब जीवन में सब कुछ खत्म होने लगता है तो उस समय भक्ति इंसान को प्रेरणा देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की आस्था का गलत फायदा उठाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही बाबा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस बाबा का दावा है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर देता है। और ये बाबा मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जंगलों के बीचों बीच रहते हैं। इस वीडियो में दिख रहे बाबा का नाम हनुमान दास है। ये बाबा भले ही 8वीं फेल हैं, लेकिन इनके पास सभी लाइलाज बीमारियों की दवा है। इस बाबा के पास दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं। ये बाबा अपनी जादुई कैंची से लोगों की पथरी का ऑपरेशन चुटकियों में दूर करने का दावा करते हैं। बाबा हनुमान दास का बड़ा दावा है कि उनकी दिव्य शक्तियों से कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। बाबा के पास सभी तरह की बीमारियों को नापने का यंत्र भी है। बाबा अपने स्कैनर से बीमारियों को जान लेते हैं और फिर मरीज को दवा दे देते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के द्वारा जो कुछ ज्ञान गुरुओं के द्वारा प्राप्त है और जो हम जंगलों में रह करके सीखा है संतों से और शास्त्रों से, उसी आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों को देख करके उसके लक्षण या उसके रोग के विशेष क्या हैं और डॉक्टरों की रिपोर्ट देख करके वही दवा दे देते हैं, लोगों का भला हो जाता है। बाबा हनुमान दास ने जंगल में ही अपनी कुटिया बना ली है और वो वहीं पर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे दूसरे स्टेज का कैंसर और पथरी की गांठ को भी ठीक कर देते हैं। इलाज कराने के लिए बाबा के पास दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। भोले के भक्तों का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने जगह जगह खास इंतजाम किए हैं, तो वहीं कई जगह इनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। हापुड़ में उस जगह पर पुष्प वर्षा की गई जहां कल कांवड़ियों ने हंगामा किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं बागपत में आसमान से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बागपत में परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस बीच अधिकारी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और भक्तों पर फूल बरसाए। इधर हापुड़ में भी अलग ही नजारा दिखाई दिया। यहाँ पुलिसकर्मी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। कांवड़ियों की सेवा के लिए पुलिस ने थाने के बाहर कैंप लगाया और पैरों पर दर्द निवारक स्प्रे लगाया। दरअसल दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा से कांवड़ लेने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर की ओर जा रहे हैं। जहां लगातार दिन रात कांवड़ यात्रा में ड्यूटी करके पुलिसकर्मी तनाव महसूस करते हैं, तो वहीं हरिद्वार के रुड़की में तैनात एक दरोगा का
एक बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला, जो स्ट्रेस तो लेते ही नहीं, साथ ही ड्यूटी के दौरान पूरी मस्ती से काम भी करते हैं। दारोगा की खास ड्यूटी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दारोगा हाईवे पर अपनी ड्यूटी के दौरान खास अंदाज में नजर आए। दारोगा जी डांस करके अपनी ड्यूटी कर रही हैं और भोले के भक्तों को सही दिशा दिखा रही हैं। दारोगा का ये अंदाज कांवड़ियों को भी खूब पसंद आ रहा है। कई बार तो कांवड़िए भी बाइक से उतरकर दारोगा के साथ ताल थिरकते दिखे। सड़क पर डांस के अंदाज में बाइक को दूसरे रास्ते और भारी वाहनों को दूसरे रास्ते पर भेजते हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी भी उनके इस अंदाज के कायल हो गए। हरियाणा के गुरुग्राम में कांवड़ियों के दो गुट आज आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। हंगामे का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें एक गली में कई लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को दौड़ा रही हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही हैं। इस हंगामे में 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस हंगामे और पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जलाभिषेक और डीजे को लेकर दो गुट भिड़ गए। जल चढ़ा चुके हैं, फिर कोई दूसरी पार्टी जो वो भी जल चढ़ा चुकी है, वो यहीं सामने कहीं रहते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन जल ये चढ़ा चुके थे, उसके बाद अटैक किया है। मंदिर में जलाभिषेक के दौरान ही कांवड़ियों के दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते इसने बड़े झगड़े का रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर बरसाए गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत करा दिया है। केदारनाथ धाम में कल बादल फटने से जो तबाही आई वो अभी तक खत्म नहीं हुई। कल बादल फटने की वजह से रास्ते कट गए थे। आज फिर उसी जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। बड़ा लैंडस्लाइड है। पहाड़ों से अचानक पत्थर बरसने लगे। बड़े बड़े पत्थर तेज रफ्तार से सड़कों पर गिरे। लैंडस्लाइड इतना भयंकर था कि वहां जो लोग मौजूद थे उनकी रूह कांप गई, क्योंकि पत्थर दूर तक गिर रहे थे और पत्थरों के गिरने की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से लोगों की सांसें अटक गई। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। गनीमत रही कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी, जिसने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया और लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखिए इस वक्त यहाँ से एनडीआरएफ एसडीआरएफ गाड़ियाँ हटा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये बड़ा लैंडस्लाइड आ चुका है। क्योंकि जिस समय सोनप्रयाग पर लैंडस्लाइड हुआ, वहां से कई श्रद्धालु रास्ता पार कर रहे थे और इसीलिए पत्थरों को अपने ऊपर गिरता देख उनमें हड़कंप मच गया। और जो लोग पहाड़ियों पर फंसे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग पर अभी भी करीब 2000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और पहाड़ी इलाकों से निकालकर श्रद्धालुओं को सेरसी हेलीपैड लाया जा रहा है। वहीं ड्रोन कैमरों से पहाड़ पर फंसे श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर गांव में बादल फटने की वजह से 40 से 42 लोग बह गए हैं और इन लोगों की तलाश के लिए जिला प्रशासन ने आज सुबह 5 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे नदी पार की और नदी के दूसरे छोर पर एनडीआरएफ के जवान मौजूद थे। इसके बाद एनडीआरएफ ने नदी के किनारे बने घरों के आसपास जाकर लापता लोगों को ढूंढा। यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में, लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। भारतीय सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें यहां पर मौजूद रहीं। वहीं सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और अन्य स्वयंसेवकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। रेस्क्यू टीमों को पूरी उम्मीद है कि बादल फटने की वजह से जो लोग बह गए उनके शव यहां से बरामद हो सकते हैं।
बुधवार रात को हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई तबाही ने कई मकान, दुकान और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तबाही का सबसे खौफनाक मंजर मणिकर्णिका घाटी पर दिखा, जहां कल एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई थी। और आज उसी जगह पर तबाही का खौफनाक मंजर दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची। वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। कई घरों के नीचे मिट्टी का कटान ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतें हवा में मानो झूल रही थी, जो किसी भी पल भरभरा कर गिर सकती थी। सामने आप देखिए कि किस तरह से कल जब डैम यहाँ पर फूटा था, मड़ाना डैम का, उसके बाद आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से एक पूरी 3 मंजिला इमारत को ही इस पूरी नदी ने अपने आगोश में लेकर कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया, और जिसका मलबा अभी भी आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पार्वती नदी का उफान कितना तेज था, इसका अंदाजा हमने नदी पर पत्थर फेंक कर लगाया। अब देखिए ये एक पत्थर है, पत्थर को अगर इसके ऊपर फेंक रहे हैं तो आप देखिए कि ये पूरी नदी इस पत्थर को भी अपने साथ लिए जा रही है। इतनी तेज रफ्तार है यहाँ पर नदी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार से ही पार्वती नदी रौद्र रूप रखे हुए है और नदी फिर से कभी भी विकराल रूप ले सकती है। वहीं शिमला में भी बारिश से लैंडस्लाइड जारी है। आज रात को शिमला में लैंडस्लाइड हुआ और इसकी चपेट में कार आ गई और उसके परखच्चे उड़ गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सफेद रंग की एक कार के ऊपर पहाड़ों का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कार के ऊपर मिट्टी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और पेड़ भी टूट कर गिरे, जिसकी वजह से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था और कार मालिक को कार टूट जाने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। टैक्सी वाला था बेचारा, बड़ी मुश्किल से आजकल काम ही नहीं टैक्सी वाले के पास, फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा फैमिली का। ऊपर से पूरी गाड़ी उस भाई की खत्म हो गई। शिमला में बीते कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। सिर्फ पहाड़ों पर ही मुसीबत नहीं है, बाढ़ और बारिश मैदानी इलाकों में भी मुसीबत लेकर आई है। राजस्थान के टोंक जिले में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई और उसके बाद कई गाड़ियां वहां पर हादसे का शिकार हुई। और वहां से एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक पिकअप गाड़ी सड़क पार करने के दौरान पलट गई। क्योंकि पिकअप गाड़ी पलटी तो वहां तेज आवाज हुई, जिसके बाद स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद बुलडोजर को लाना पड़ा और बुलडोजर की मदद से पिकअप गाड़ी को सीधा किया गया। दरअसल टोंक में मासी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि लोग जान जोखिम में डालकर भी उफनाए पुल और पुलिया पार करने से पास नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से नदी और झरनों की सुंदरता बढ़ गई है। कोरिया का अमृत धारा झरना इन दिनों लबालब है और इस पर अब सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और सेल्फी के जुनून में लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। वहां से जो तस्वीर सामने आई है उसमें काले रंग की टी शर्ट पहने हुए एक लड़की झरने के बेहद करीब जाकर सेल्फी लेती दिखाई दी। सेल्फी का ये जुनून सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी दिखाई दिया और कई पति पत्नी झरने के बेहद करीब जाकर फैमिली फोटो लेते नजर आए। हैरानी इस बात की है कि लोग डेंजर जोन में जाकर खुलेआम सेल्फी ले रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला वहां कोई नहीं था। अमृत धारा झरने के पास ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही यहाँ पुलिस को तैनात किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ किसी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ से उफनाए बांध की तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के चलते मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद मोहनपुरा बांध के 8 गेट्स खोल दिए गए हैं। गेट खुलते ही डैम से समुद्र जैसा सैलाब फूट पड़ा। मोहनपुरा बांध से 712.81 क्यूसेक पानी नेवज नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी बांध के वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए कोलार डैम के आज 2 गेट्स खोल दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी में भी तवा डैम के 8 गेट खोले गए। भारी बारिश के चलते तवा डैम से 72,747 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड तवा नदी में छोड़ा जा रहा है, जो नर्मदा नदी में पहुंचेगा। ठीक है 40
और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां एक और होर्डिंग हादसा हो गया है। घाटकोपर के बाद ठाणे के कल्याण इलाके में एक होर्डिंग गिर गया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग गिरने का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। कल्याण के सहजानंद चौक पर हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि होर्डिंग सीधा गाड़ियों के ऊपर गिरता है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर जान बचाकर भागता है। इस हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। इससे पहले भी इसी साल मई में घाटकोपर इलाके में एक होर्डिंग गिरी थी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। इस होर्डिंग को नियमों को ताक पर रखकर लगाने का आरोप लगा था, जिसके बाद होर्डिंग हादसे पर कड़ी कार्रवाई भी हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन ने घाटकोपर होर्डिंग हादसे से सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक यूट्यूबर को इंस्टाग्राम के लिए रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। जिसका नाम गुलजार शेख बताया जा रहा है। यूट्यूबर गुलजार शेख के यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर वीडियो रेलवे से जुड़े हुए हैं और उसका ऐसा ही एक वीडियो प्रयागराज के नवाबगंज इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें वो कई चीजों को रेलवे ट्रैक पर रखता हुआ दिखाई दिया। वायरल वीडियो में सबसे पहले यूट्यूबर गुलजार शेख रेलवे ट्रैक पर साइकिल रखता नजर आया, जिसके बाद वहां से वंदे भारत ट्रेन गुजरती हुई गई। इसके बाद यूट्यूबर ने पटरी पर पत्थर रखे और फिर वो गैस सिलेंडर लेकर पटरी पर पहुंच गया और सिलेंडर को ट्रैक के बीच में रखता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान यूट्यूबर पटरी पर साबुन रखते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करता नजर आया। लेकिन यूट्यूबर गुलजार शेख का शौक पूरा नहीं हुआ तो मुर्गा लेकर ट्रैक पर पहुंचा और रील बनाने के लिए मुर्गे को ही पटरी से बांध दिया। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और आरोपी यूट्यूबर गुलजार शेख को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना नवाबगंज पुलिस। बिहार के समस्तीपुर से अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। ट्रांसफार्मर में बार बार आग लगने से परेशान गांव लोगों ने मान लिया कि इस ट्रांसफार्मर पर भूत का साया है और ट्रांसफार्मर का भूत भगाने के लिए ग्रामीणों ने बकायदा पूजा पाठ शुरू कर दिया। मामला शिवाजी नगर के रहटौली पंचायत का है, जहां ट्रांसफार्मर पर भूत प्रेत के साये को लेकर ग्रामीणों ने भगत को बुला लिया, जिसके बाद तांत्रिक ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर पहले एक भगवान की तस्वीर रखकर फूल अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसके बाद मानर की थाप पर ट्रांसफार्मर का भूत भगाने का सिलसिला भी घंटों तक यहाँ चला। दरअसल ग्रामीणों की माने तो गाँव में लगे ट्रांसफार्मर में बार बार आग लग जाती थी। मिस्त्री ठीक करके जाता था तो कुछ ही देर बाद फिर से यहाँ पर आग लग जाती थी। ऐसे में ग्रामीणों ने मान लिया कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। हालांकि आखिर में तांत्रिक ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं है। बोला जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेगा? तो मिस्त्री क्या बोलता है, लगता है इस पर भूत पिशाच का जो है साया आ गया। पश्चिम बंगाल के एक चिड़ियाघर में शेर और शेरनी के नाम को लेकर हुआ विवाद अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद के बाद वन विभाग ने शेर का नाम अकबर से बदलकर सूरज और शेरनी का नाम सीता से बदलकर तान्या रख दिया है। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में आए शेरों के नाम को लेकर आपत्ति जताई थी और उनके नाम बदलने का आदेश दिया था। दरअसल इसी साल फरवरी में त्रिपुरा के जूलॉजी पार्क से शेर अकबर और शेरनी सीता को सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में लाया गया था। शेरनी का नाम सीता रखने पर बंगाल वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दी थी और इसे हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए शेरों के जोड़े का नाम बदलने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने शेर और शेरनी के नाम बदलने का आदेश दिया और बंगाल सरकार को किसी भी जानवर का नाम भगवान और राष्ट्र नायकों पर न रखने को कहा था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल वन विभाग ने शेर का नाम अकबर से बदलकर सूरज कर दिया और शेरनी का नाम सीता से बदलकर तान्या रख दिया। बताया जा रहा है कि 8 साल के शेर का जन्म त्रिपुरा के चिड़ियाघर में हुआ था, जिसका नाम 70 के दशक की हिट फिल्म अमर अकबर एंथनी के बाद अकबर रखा गया था। वहीं शेरनी सीता का उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है।
क्योंकि जिन शिक्षकों पर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है वही लापरवाह बने हुए हैं। और ऐसा ही एक मामला बिजनौर जिले से सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में महिला टीचर का बेंच पर सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला टीचर के स्कूल में सोने का ये वीडियो बिजनौर के रायपुर बेरिसाल गांव का बताया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्कूल में अपनी नींद पूरी करती महिला टीचर का नाम शिवानी है। दरअसल रायपुर बेरिसाल गांव के सरकारी स्कूल से अपने बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में कराने के लिए अभिभावक ने स्कूल से अपने बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए थे, जिनमें खामियां पाए जाने के बाद अभिभावक उसे दूर करने के लिए स्कूल पहुंचा तो टीचर को बच्चों के बेंच पर सोता हुआ पाया, जिसके बाद अभिभावक ने स्कूल की बेंच पर सोती हुई महिला टीचर का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान स्कूल में कुछ मौजूद दूसरी टीचर ने सोती हुई टीचर को रोकने के बजाय अभिभावक से ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। महिला टीचर के स्कूल में सोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। ये मामला मेरे संज्ञान में है और मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार उचित कार्रवाई करूँगा।